Hello and welcome everyone. Myself Anisha, and today is my 10th class on basics of accounts. Okay, so today what we are going to do, we are going to do four topics. Let us write what are they. The first one will be outstanding expense. First topic. Second topic will be prepaid expense. Okay. Third one will be accrued income. The last one will be pre-received income. Pre-received income. These are the four topics. यही चार टॉपिक है जो आज कवर अप करना है. What are they? Outstanding expense, prepaid expense, accrued income and pre-received income. Okay. होता क्या है? एंट्री बाद में होगा. पहले तो समझना पड़ेगा होता क्या, उसके बाद एंट्रीज वगैरह सिखाएंगे. ठीक है ना. देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जो एक्सपेंस हमारा बाकी है, जो एक्सपेंस हमारा बाकी है देना, उसको कहते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एक एग्जांपल करवाते हैं. एग्जांपल नंबर 1, जिस तरीका से हम लिख रहे हैं ना अपने किताब में, उसी अपनी कॉपी में उसी तरीका से हम लिखते रहना तुम लोग भी. ठीक है ना. बहुत काम आएगा, बहुत कंसेप्चुअल है. ये जो है ना चार टॉपिक रटवाया है. ठीक है. ये जो चार टॉपिक है ये रटवाया है. इसके पीछे कंसेप्ट क्या वही समझा रहा है, रटवा नहीं रहे. ठीक, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा. एग्जांपल नंबर 1, ये टॉपिक कौन सा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का टॉपिक है. ठीक है ना. आउटस्टैंडिंग को हम ओएस लिखते हैं, तुम लोग फुल लिखना. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये टॉपिक. फॉर एग्जांपल, सैलरी फॉर द ईयर इज इक्वल्स टू, मान लो 1000 रुपये की सैलरी है, मान लो किसी को देना है 1000 रुपया करके 12 महीना का. तो कितना देना है सर? 12,000 देना है, दिए नहीं है, देना है. ठीक है. अब सैलरी पेड जो हम दिए हैं, मान लो 1000 रुपया करके सिर्फ 11 महीने का ही दिए हैं. ठीक है. तो दिए कितना है सर? 11,000 रुपया इन टोटल. ठीक है. तो बचता कितना है सर? 1000 रुपया देना बाकी है. ये जो 1000 रुपया ना, इसी को ही कहते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. तो यहाँ पे इस एग्जांपल के मुताबिक सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, खर्चा ही तो है. ये मेरा खर्चा करना बाकी है. कोई यहाँ पे काम करता है जिसका सैलरी 1000 रुपये करके है, तो 12 महीना कितना होता है? 12,000. ठीक है. लेकिन हम दिए कितना है? 11 महीने का दिया है 1000 रुपये करके 11,000. तो बाकी कितना बच गया मेरा? 1000 रुपया. इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा यही समझना है. ठीक है. पहला बात तो ये है, थोड़ा बहुत तो अकाउंटिंग हम लोग किए ही है, जर्नल एंट्रीज पास किए ही है, तो उसी के मुताबिक करवा रहे हैं. करते रहना, पूरा सीख जाओगे. ठीक है. पहला वाला जो है ये सैलरी पेड, इसका एंट्री क्या होगा सर? सैलरी इज माई एक्सपेंस. सैलरी नॉमिनल अकाउंट होता है इसीलिए डेबिट. नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस होता है डेबिट. तो ये तो मेरा खर्चा है ना. सैलरी किसको देते तो मेरा खर्चा हो गया, खर्चा इज डेबिट. तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. सर कैश क्यों सर? एज्यूम करें कैश में दिया, बैंक में लिख सकते हो. ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि पैसा आने से डेबिट और जाने से क्रेडिट. तो जा रहा है पैसा, हम खर्चा किया भाई, पैसा चला गया इसलिए क्रेडिट. ठीक है. तो सैलरी डेबिट टू कैश कितना सर? 1000 रुपये. 1000 रुपये. लेकिन हमारा अकाउंटेंसी बोलता है कि हम लोग 11,000 रुपये, सॉरी 1000 नहीं 11,000 रुपये. हमारा अकाउंटेंसी ये बोलता है कि हमको अक्रूवल बेसिस फॉलो करना है. अक्रूवल बेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूवल बेसिस? मेरा खर्चा तो है 12,000 का, हम पेमेंट दिया 11,000 का. 12,000 इज माई ओरिजिनल एक्सपेंस. What should be the expense is 12,000 rupees. I have spent 11,000 rupees. That means 1,000 rupees is left.
₹1000 is left. But in accounting, I have to show this ₹12,000. How? इस तरीके से कि सर सैलरी, हम SLY लिखते हैं सैलरी को, ठीक है ना, 11,000 रुपया ये पेड है प्लस आउटस्टैंडिंग जो मेरा बाकी है 1,000, तो टोटल मिला के बनता है मेरा 12,000 रुपये। ये दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। तो एंट्री तो होगा सर 12,000 को ही लेके, लेकिन पेमेंट लेकिन हुआ नहीं है 12,000 का, इतना जान लो। 12,000 का एंट्री तो होगा लेकिन 12,000 पेमेंट नहीं हुआ है, 11,000 हुआ, तो होगा कैसे? हमको ये काम करना पड़ेगा कि सैलरी यहाँ पे कितना महीना से डेबिट है, 11 महीना से डेबिट है या 11,000 से डेबिट है, ऐसा कर लो। 11 महीने का पेमेंट बने 11,000 रुपये से डेबिट है, लेकिन मेरे को करना कितना है सर, 12,000 से डेबिट करना है, क्योंकि हम बोले पेमेंट हो या ना हो एंट्री तो दिखाना ही पड़ेगा अक्रूवल बेसिस। पेमेंट हो या ना हो, खर्चा है, किए हो चाहे नहीं किए हो, दिखाना तो पड़ेगा। बस समझ आ रहा है? तो सैलरी 11,000 से डेबिट है, सैलरी को 12,000 से डेबिट करना पड़ेगा, मतलब और 1,000 रुपये ज़्यादा से हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000, अब हो गया ना, 11,000 डेबिट और 1,000 डेबिट दोनों मिला के 12,000 डेबिट हुआ। लेकिन क्या हम टू कैश कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे पेमेंट ही तो नहीं हुआ है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, समझे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कौन सा? पूरा 12,000 की सिर्फ जितना बाकी है 1,000। ओके, यही समझना था कि हम इसको क्या किए, इस अकाउंट को हम 12 महीना में कन्वर्ट किए। आई एम कन्वर्टिंग दिस टू 12 महीना, 12 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिए, है ना। बात समझ में आ रहा है कि क्यों ये होता है? अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट में क्यों आया? आउटस्टैंडिंग में देना जिम्मेदारी बनता है, मेरा देना जिम्मेदारी बनता है, तो अभी तक दिया नहीं है, इसीलिए वो मेरा क्रेडिट में आएगा। लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट में आया, ठीक है। और सैलरी मेरा एक्सपेंस होता है, इसीलिए डेबिट हुआ, नहीं दिया इसीलिए क्रेडिट, ठीक है। तो इसी यही हम बोलते हैं अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, पेमेंट करो या ना करो, इनकम रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, दिखाना तो भैया पड़ेगा, अकाउंट्स में वो दिखाना पड़ेगा। हाँ, तोड़ के दिखा देना कितना पेमेंट दिए हो कितना नहीं दिए हो, लेकिन पूरा टोटल अमाउंट का एंट्री तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ओके, तो इसका ओरिजिनल एंट्री तब क्या हो गया सर? आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस का एंट्री क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का तब एंट्री क्या होगा? व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ दिस? एंट्री माने जनरल एंट्री क्या होगा? यही होगा सर, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। है तो वही तो ना। एक्सपेंस माने यहाँ पे क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सिंपल, ठीक है। ये कहानी था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। अब यहाँ पे और 3 करना है। पहला वाला हम लोग का हो गया, अब प्रीपेड एक्सपेंस करना है, अक्रूड इनकम करना है, प्री रिसीव्ड इनकम भी करना है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है भाई, यही कंसेप्ट है। रटो मत कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रटते रहो, ऐसा नहीं है। इसके पीछे ये राज था, हम इसको 12 महीने में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं इसलिए, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं, इसको लिख लो, हमारे जा रहे वीडियो को पॉज करके लिख लो, हम रब तब तक कर रहे हैं, ठीक है। लिख लिया? तो वो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो एंट्री है, मैंने वो सैलरी वाला हम तो मिटा दिए, उसका तब सम टोटल एंट्री तब क्या होगा? पहला तो एक जगह में क्या था, पहला वाला एंट्री क्या था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही था। तो 11,000 यही था। तो और नंबर 2 एंट्री क्या था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना, 1,000 यही था। तो अब इसका कंबाइन करते हैं, को सैलरी यहाँ पे भी डेबिट है, यहाँ पे भी डेबिट है,
जिसको टोटल कर सकते हैं ना, तो क्या होगा इसका टोटल एंट्री तब क्या होगा, सैलरी अकाउंट कितना डेबिट 11,000 प्लस 1,000 इस 12,000 डेबिट वाला ही कर रहे हैं, इसका डेबिट और इसका डेबिट तभी प्लस हुआ, वरना प्लस नहीं हो पाता। डेबिट और क्रेडिट अगर हो जाता तो माइनस हो जाता, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे भी डेबिट, इसीलिए प्लस हो रहा है। ठीक है, और क्या बचता है सर, टू कैश टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, बस लिख देते हैं टू कैश अकाउंट कितना 11,000 का पेमेंट और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। ठीक है, यही है एंट्री, उस एग्जांपल के तौर से यही होगा एंट्री। अब समझ में आया, क्लियर? ओके, ये भी लिख लेना, उसके बाद ये वाला भी लिख लेना, मैंने फाइनल एंट्री है, ये फाइनल एंट्री तुम तोड़ के भी दिखा सकता है, तुम कंबाइन भी कर सकता है, ये तोड़ा हुआ एंट्री है, ये कंबाइन एंट्री है। ठीक है ना, या तो ये तो करो या तो ये करो, आइदर दिस और दिस। ठीक है, यहाँ पे और लिख देते भाई, और एग्जाम में ये ओएस फोएस मत लिख के आना। ठीक है, आउटस्टैंडिंग पूरा लिखना होगा फर्स्ट, लिख लिए। अब करेंगे हम लोग, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीपेड एक्सपेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस? सर ऐसा होता है, बिजनेस में ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि 1,000 रुपये करके किसी को मेरे को सैलरी देना है, पिछले वाले एग्जांपल के तौर पे, तो साल भर कितना होता है सर 12,000। मान लो इस साल मेरा थोड़ा कमाई ज़्यादा हो गया, मान लो इस साल किसी भी तरीके से प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा सर, तो सोच रहे हैं कि भाई सैलरी वैलरी देना तो वो झमेला वाला चाहिए, हर महीना का एक लफड़ा है, एक काम करते हैं 2 महीने ज़्यादा दे देते हैं उसको, 2 महीने का सैलरी एक्स्ट्रा उसको दे देते हैं पहले से एडवांस में। ठीक है ना, 2 महीने का सैलरी एक्स्ट्रा एडवांस, आपके हिसाब से एडवांस, यहाँ के हिसाब से प्रीपेड, एक ही बात है, एडवांस प्रीपेड एक ही बात है, दे देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ अगर हो तो उसका एंट्री क्या होगा, ये भी एग्जाम्पल के तौर पर सीखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2, सैलरी फॉर द ईयर 1,000 करके 12 महीना का होता है कितना 12,000, लेकिन हम ज्यादा दे दी 2 महीना का। सैलरी पेड 1,000 करके सर हम 2 महीना ज्यादा दे दिए 14 महीना का, तो दिए कितना है सर 14,000 रुपये, तो एक्स्ट्रा मेरा कितना हो गया सर 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये जब एक्स्ट्रा दिए है ना, इसी को कहते हैं हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस। हम एक्सपेंस को EXP लिखते हैं, तुम लोग पूरा लिखना, प्रीपेड एक्सपेंस इसी को कहते हैं। ठीक है ना, हम क्या बोले, अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस फॉलो करता है, मैंने 12 महीना वाला फॉलो करता है। ये नॉर्मल 12 महीना वाला है सर, 6 महीना 8 महीना 10 महीना 1 महीना कुछ भी हो सकता है। हम लोग का ईयर एंड कब से चालू होता है, ईयर कब चालू होता है 1 अप्रैल मान लो 19 या मान लो 18, चलो 18, 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19, अगला साल का मार्च महीना तक, यही तो टाइम पीरियड होता है ना। अब ये नॉर्मली तो 12 महीने का ही हुआ सर, अप्रैल महीने से गिन लो, मार्च महीने तक 12 महीना होता है। मान लो किसी का बिजनेस चालू हुआ, मान लो कि फर्स्ट इसी हिसाब से कर रहे हैं कि 1 जन 19 से चालू हो रहा है, हो ही सकता है भाई, कहीं भी हम बिजनेस चालू कर सकते हैं। 1 जनवरी 2019 चालू किए, तो यहां से लेके कहां तक सर वही एक ही हिसाब है, 31/3/19, तो कितना महीना होता है सर, जनवरी फरवरी मार्च इज 3 मंथ्स है। तो तब यहां पे वो ईयर 3 महीना का हिसाब से बनेगा। हम एज्यूम करें कि भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ही वो कारोबार चला है। ठीक है ना, मैंने 1 अप्रैल ऑफ द ईयर टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये मैं एज्यूम करके चल रहा है। तो इस हिसाब से क्या अक्रूवल बेसिस में हमको 12 महीना का एंट्री करना पड़ता है। ठीक है ना, तो लेकिन यार 2 महीने ज्यादा हो गया सर, 2 महीने ज्यादा हो गया, तो क्या किया जाए, अगर हम एंट्री करें, ये सैलरी पेड वाला एंट्री पहले भी किए थे हम लोग, सैलरी अकाउंट
क्या होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिस तरीके से भी दिया हो। कितना सर, 14,000 रुपया, 14,000 रुपये है ना। सैलरी अकाउंट क्या है, एक्सपेंस डेबिट, और कैश मेरा चला गया, कैश इज माई रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, कहानी इसका तो नहीं, इसका थोड़ा हाई फाई कहानी है इसके पीछे। सर ये जो सैलरी अकाउंट है यहाँ पे 14,000 से डेबिट हुआ है, तो साल भर का कितना होना चाहिए, 12,000। इसको क्या करना पड़ेगा, 2,000 से कम करना पड़ेगा, है कि नहीं, 2,000 इसको कम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग वीडियो से हम बोल रहे हैं, अगर कोई चीज डेबिट अगर है उसको कम करना है तो उसको क्रेडिट करो, अगर कोई चीज क्रेडिट अगर है उसको कम करना है तो उसको डेबिट करो। यहाँ पे डेबिट बैलेंस है तो कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। सर 14,000 से डेबिट किया हुआ है, हमको 2,000 से इसको क्रेडिट करते हैं, क्यों, हमको 12 महीना में इसको कन्वर्ट करना है, 12 महीने में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, पहले तो इसको क्रेडिट कर देंगे, तो टू सैलरी 2,000, तो किसी ना किसी को सर डेबिट करना पड़ेगा। सर किसको करें, प्रीपेड एक्सपेंस माने या प्रीपेड सैलरी को। और ये क्यों डेबिट हुआ हम बोल देते हैं, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट कितना सर, 2,000। ठीक है, ये 4 चीज टॉपिक है, ये इसका पार्ट नहीं है। यहां पे देखो, ये पहला, ये दूसरा, सैलरी अकाउंट डेबिट टॉप कैश, इसको कन्वर्ट हम किए 12 महीना में, 12 मंथ्स में इसको कन्वर्ट किया हम। तो सैलरी को डेबिट कितना करके रखे थे, 14,000 से, तो कम करने के लिए क्या करना है, 2,000 कम करेंगे तभी ना 12 महीने में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए डेबिट को क्रेडिट मारे, कितना से, सिर्फ 2,000 से। देखो डेबिट 14,000 माइनस क्रेडिट 2,000, तो कितना होता है, 12,000, कम कन्वर्ट हो गया। और किसी ना किसी को तो हम लोग को डेबिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो करते हैं। ठीक है ना, डेबिट डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट भी होगा उसके साथ साथ। ठीक है, तो प्रीपेड सैलरी मेरे लिए क्या है, 2 महीना ज्यादा हम दे के रखे हैं, मेरे लिए तो भी मेरा एसेट है, मेरे लिए तो मेरा एसेट है। प्रीपेड सैलरी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, वो अमेरिकन अप्रोच वाला, ठीक है ना, उसके हिसाब से मेरा एसेट है, 2 महीने ज्यादा दे के रखे हैं, मेरे लिए तो एसेट बन गया ना। ठीक है, तो एसेट इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, इसीलिए डेबिट। गॉट इट। इसका एंट्री तब क्या होगा सर, इसका एंट्री क्या होगा, कि प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। ठीक है, इस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक्सपेंस की जगह सैलरी है, क्योंकि वो एक्सपेंस ही है, और प्रीपेड एक्सपेंस की जगह प्रीपेड सैलरी है। हो गया, यही एंट्री है, समझ में आ रहा ना। तो सेकंड वाला भी हम लोग खत्म हो गया, बाकी बचा 2, जल्दी फटाफट। पिछला वाला खत्म। अब क्या करते हैं, अक्रूड इनकम। देखो भाई ये वीडियो थोड़ा ज्यादा चलेगा, ये वीडियो मोटा मोटी 20-25 मिनट तो बनेगा ही, ठीक है ना, तो थोड़ा पेशेंस लेके करो। अक्रूड इनकम, नेक्स्ट टॉपिक में अक्रूड इनकम क्या होता है वो देखते हैं। अक्रूड इनकम, तुम कहीं पे काम करते हो, 1,000 रुपये पर महीना मिलता तुमको, 12 महीना काम कर लिया, वहां पे 11 महीने का ही पेमेंट अभी तक तुमको मिला है, 1 महीना का नहीं मिला है, लेकिन तुम 12 महीने तो काम किया, तुमको तो मिलना कितना महीने का चाहिए था, 12 महीने का, लेकिन मिला तुमको 11 महीना, वो बात अलग है। तो 1 महीने तक अक्रूड हुआ ना भाई, 1 महीना तुमको मिलना तो चाहिए था, मिला नहीं, बात अलग है, मिलना तो चाहिए, तुम्हारा हक है, 1 महीना का और मिलना तुम्हारा हक था, मैंने पूरा 12 महीने का ही मिलना तुम्हारा हक बनता है, दैट इज में अक्रूड इनकम। मिला नहीं है बट बनता तो है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 नंबर चल रहा है ना, ठीक है। रेंट फॉर द ईयर, मान लो कहीं पे हम भाड़ा, अपना घर को भाड़ा में लगाए, तो रेंट फॉर द ईयर मान लो 1,000 रुपये करके अगर है, 12 महीना का, 12 मंथ्स का, तो कितना होता सर, 12,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन रेंट रिसीव्ड, इनकम है ना, रिसीव होगा, रेंट रिसीव्ड सर 1,000 रुपया करके 11 महीना का इज 11,000 रुपया, तो सर मिला कितना नहीं सर,
1000 रुपया नहीं मिला, लेकिन बनता तो है सर, पूरा बनता तो है। एंट्री तो भैया 12,000 का ही करना पड़ेगा। देखो कैसे, इसी को ही कहते हैं हम लोग अक्रूड इनकम। बनता तो है पर मिला तो नहीं, ठीक है। इसका एंट्री क्या होगा सर, रेंट रिसीव का एंट्री पहले करते हैं। हाँ, रेंट रिसीव का एंट्री को पहले करते हैं। क्या होता है सर, कैश मिल रहा है, रेंट रिसीव कर रहे हैं तो कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आए तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या सर, रेंट। रेंट यहाँ पे मेरे लिए खर्च नहीं, यहाँ पे मेरे लिए इनकम है सर। रेंट हम घर का भाड़ा रिसीव करते हैं, तो इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। क्या होगा, रेंट अकाउंट। कितना सर, कितना मिलेगा, मिल गया 11,000, ठीक है। अब दूसरा वाला जो मिला नहीं मेरे को, अक्रूड इनकम का एंट्री तब क्या होगा, अक्रूड इनकम का एंट्री क्या होगा सर। रेंट अकाउंट जो है ना, उसको 12 महीना से, अगर हम 12 महीना का ही हमको दिखाना पड़ेगा, किसमें, अकाउंट्स में। अगर 12 महीने का मेरा पूरा साल भर का वो घर था मेरे पास, तब हम एज्यूम करके था, तो रेंट कितना मिलना चाहिए था, 12,000 मिलना चाहिए था, मिला है 11,000, बहुत अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो रेंट क्या है, 11,000 से क्रेडिट है, टू रेंट 11,000 से क्रेडिट है, तो और एक महीने का इसको और क्रेडिट करना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए क्रेडिट को और बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करो, डेबिट को और बढ़ाने के लिए और डेबिट करो, घटाने के लिए उल्टा, बढ़ाने के लिए सेम, ठीक है ना। तो रेंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, इसको और बढ़ाने के लिए, बढ़ा देने के लिए और क्रेडिट करो, तो टू रेंट अकाउंट कितना, 1,000। और किसको तो हम करेंगे सर, किसको डेबिट करेंगे सर, अक्रूड रेंट को, अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट 1,000। इसका मतलब क्या, इस रेंट अकाउंट को हम कन्वर्ट किस में किए, 12 महीना में कन्वर्ट कर दिए, 12 मंथ्स में, है ना। क्यों, देखो रेंट 11,000 प्लस रेंट 1,000 तो कितना होता है, दोनों ही रेंट तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट सम अप होगा, तो 11 प्लस 1 इज 12,000, तो 12,000 का एंट्री हो गया, ठीक है ना। कन्वर्ट किए सब इसको 12 महीना में, ओके। तो इसका सर एंट्री तब क्या होगा, फाइनली अक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम। हमारा यहां पे इनकम क्या है सर, यहां पे इनकम तो रेंट है, तो इसके जगह में हम रेंट लिख देंगे, है ना। और अक्रूड इनकम, अक्रूड रेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक चीज तुम लोग बता देते हैं, ये आउटस्टैंडिंग यहां पे लिख दे रहे, ठीक है ना, ये लास्ट में लिख लेना। ये जो आउटस्टैंडिंग हुआ, एरियर हुआ या अक्रूड हुआ, ये सब सेम ही है, सेम एक ही चीज है, सब कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन आउटस्टैंडिंग जो होता है ना, उसको हम एक्सपेंस रिलेटेड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। और अक्रूड या एरियर अगर होगा, अक्रूड या एरियर अगर होगा, तो उसको हम लोग इनकम रिलेटेड हम लोग करते हैं। अक्रूड या फिर एरियर अगर होगा तो उसको किसके साथ यूज करते हैं सर, इनकम के साथ उसको यूज करते हैं, पर मतलब सबका सेम ही होता है सर, ठीक है, मतलब तो सबका सेम ही होता है। ये नीचे में एक फुटनोट लगा के ये वाला लिख लेना, काम आएगा। ये अकाउंटेंसी में ऐसा होता है सर, ठीक है ना। फास्ट हम उसको रब करेंगे, वॉश करके लिखना चालू करो, हो गया ना, कर लिया, मजा आ रहा है करने में, ठीक है। अच्छा और एक बात, ये आउटस्टैंडिंग, एरियर और अक्रूड सेम है, ये सेम तो है, एकदम ही सेम है, मतलब क्या बाकी है, अब मिलना बाकी है कि देना बाकी है वो बात अलग है। अगर देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग, मिलना अगर बाकी है तो अक्रूड या एरियर, ठीक है ना। मतलब बाकी वाला जो वर्ड है वो तीनों में सेम है, मिलना बाकी है, देना बाकी है, बस बाकी, वो बाकी वाला वर्ड सेम, ठीक है ना। ओके, तो ये हम लोग का अक्रूड इनकम वाला भी खत्म, लास्ट बचता है हम लोग का प्री रिसीव्ड इनकम से। प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है, एग्जांपल नंबर 4, लास्ट है ये, लास्ट बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा पता है मेरे को।
इसको टप करते हैं। देखो ये भी इनकम मैंने मेरे को भाड़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो रेंट फॉर द ईयर कितना होगा सर, 1000 रुपये अगर मानते हैं तो 12 महीना का इज 12,000। सर प्री रिसीव्ड कस्ट मैंने जो मेरा टेनेंट है उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, तो मेरे को 2 महीने ज़्यादा दे दिया कि भैया पैसा लो, झमेला क्लियर करो, ठीक है ना। अगले साल का भाड़ा 2 महीने का अभी से ही रख लो, ठीक है ना। पैसा ज़्यादा आ गया उसके पास, दे दिया मेरे को। तो रेंट रिसीव्ड, इनकम में तो रिसीव होगा, एक्सपेंस होने से पेड होता है, ठीक है ना। रेंट रिसीव्ड 1000 करके 14 मंथ्स का, 12 महीना इस साल का तो ठीक है, 2 महीने ज़्यादा तो 14 मंथ्स इस 14,000 मिला, तो 2,000 ज़्यादा मिला ना सर। ये 2,000 को हम लोग बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। एंट्री कैसे होगा, यही तो सीखने आए हो, एंट्री कैसे होगा। आप लोग का मोटिव क्या, पास कराओ मेरे को, कुछ भी हो जाए पास करा दो। सीखना विखना वो सब ठीक है, बाद में बड़े होंगे तो सीखेंगे, बट यही तो गलती है सर। इनिशियल स्टेज से सीखो, आप स्टार्टिंग पॉइंट से सीखो, ताकि आगे चल के भारी वाला जो भी स्टडीज रहेगा वो हल्का लगने लगेगा, वो हल्का लगने लगेगा। बात समझे। ये जो पढ़ा रहे हैं ये जर्नल एंट्रीज के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। कभी समय मिलेगा तो तुमको बताएगा, मैं तुम लोग को बताएगा, कभी समय मिलेगा तो, ठीक। अभी फिलहाल तो ये सीखते हैं सर। रेंट रिसीव्ड का एंट्री क्या होगा सर, 14 मंथ्स का एंट्री पहले कर लेते, फिर कन्वर्ट करना बाद में। रेंट रिसीव्ड क्या है, पैसा आ रहा है, रिसीव किया हम, पैसा आ रहा है, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, कितने का सर, 14 मंथ्स का। चलेगा क्या, थोड़ी चलेगा सर, 12 महीने का ही तो लेना पड़ेगा, साल भर का जितना दिन तक कारोबार हो उतना दिन तक का ही लेना पड़ेगा, मैंने 12 महीने उसको कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो सर यहाँ पर रेंट क्या है कि 14,000 से क्रेडिट है, इसको कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो सर रेंट को कर देंगे कम, रेंट अकाउंट डेबिट टू, किसी ना किसी को तो सर क्रेडिट करना ही पड़ेगा, ये बोलने की बात है। प्री रिसीव्ड रेंट क्रेडिट क्यों हुआ ये बताते हैं। प्री रिसीव्ड रेंट सर 2,000 देखो रेंट यहाँ पे क्रेडिट था 14,000 से, रेंट यहाँ पे डेबिट हुआ 2,000 से, दोनों का अगर देखा जाए क्रेडिट 14,000 डेबिट 2,000, अगर दोनों को मिलाया जाए तो 12,000 सिर्फ क्रेडिट मेरा बचता है, तो कन्वर्ट हो गया ना 12 महीना में, ये 12 महीना में कन्वर्ट हो गया सर, ठीक है। सर ये प्री रिसीव्ड रेंट क्रेडिट क्यों हुआ सर, मिलना चाहिए था 12,000, मिल गया मेरे को 14,000, तो 2,000 रुपये ज़्यादा मेरे को मिल गया। अब मेरा जिम्मेदारी बनता है कि उस बंदे को 2 महीना और रहने दो, जो चाह कर भी इस महीना तो रिकवर वो नहीं कर पाएगा, ना हम रिकवर करवा पाएंगे, क्योंकि 12 महीना तो 12 महीना ही होता है, साल को काट काट के तुम 14 मंथ्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो अगला साल तो 2 महीना में जाके फिर उसको वहीं पे घर में रख के उसको सल्टाना पड़ेगा। सल्टाना पड़ेगा मीन्स 2 महीने का भाड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे पहले से मिल गया, और जो पहले से मिल गया मेरा जिम्मेदारी बनता है, जिम्मेदारी मीन्स लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट, प्री रिसीव्ड रेंट क्रेडिट डन। तो इसका एंट्री क्या होगा सर, फाइनली एंट्री होगा सर इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम। बात समझ में आ रहा है, ये होता है एंट्री। आप लोग रखते हो,
स्कूल में आप लोग रटते हो, इसके पीछे इतना बड़ा राज है, कन्वर्ट करने वाला। बहुत मेहनत से पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत इंटीरियर पढ़ाई करना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके ये सब समझ में आएगा। ठीक है ना, नहीं तो रट नहीं पड़ेगा जैसे रट रहे हो आप। इसमें तो समझ में आ रहा नहीं, तो रटवाए नहीं है भाई। ठीक है ना, तो हमारा ये वाला भी टॉपिक खत्म है, आज का वीडियो का टॉपिक खत्म। ठीक है, सीरीज वाइज करते रहो, प्लेलिस्ट के एकदम 1 से लेकर धीरे धीरे जिस तरीके से दिया होगा नंबर वाइज, वो नंबर वाइज करते रहो, क्लियर होगा। बेसिक क्लियर तो सब क्लियर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। स्टे वेल, बाय बाय।